Hello everyone, once again I welcome you all in Arun Sir chemistry classes. In class 11th till now we have studied about introduction of chemistry, definition of chemistry, different type of units, fundamental and basic units, physical quantities, their representation. Then we have came on the topic laws of chemical combination. In that context we have studied law of conservation of mass, law of constant proportion and law of multiple proportion till previous video. Today our main objective will be to carry forward about the laws of chemical combination. Two main are left. One is law of reciprocal proportion and Gay-Lussac's law of combining volume. Other than that, today we will also consider or we will study about Dalton's atomic theory and modern atomic theory. So this is the fourth law, law of reciprocal proportion. This was given by Richter in the year 1792. अभी तक के हमने लॉ में देखा, पहले लॉ में दो एलिमेंट थे, एक कंपाउंड था. दूसरे लॉ में दो एलिमेंट थे और दो से ज़्यादा कंपाउंड थे. अब ये फोर्थ लॉ के अंदर हमको देखना तीन एलिमेंट्स होंगे और उनसे रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे. द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ये क्या डिफाइन करता है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ देयर masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ. When two elements combine separately with a fixed mass of third element, यानी दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं, तब then the ratio of their masses in which they do so is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ. यहाँ पे देखें, सपोज करते हैं हमारे पास तीन एलिमेंट हैं. एक एलिमेंट है ए, एक है बी और एक है सी. अब ए और बी ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया AB2 और ए और सी ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया AC. अब इन दोनों कंपाउंड में ए का मास फिक्स्ड है, बी कंबाइन कर रहा है ए से, सी कंबाइन कर रहा है ए से, लेकिन दोनों बार ए का मास सेम है. इस सिचुएशन में बी और सी के बीच में जो रेशियो होगा, ये वाला बी और ये वाला सी, इनके बीच में जो रेशियो होगा हम इसको लेट करते हैं इक्वेशन 1. अब जब बी और सी मिलके भी कोई एक कंपाउंड बनाएंगे, तब जो बी और सी का कंपाउंड होगा उस समय जो रेशियो होगा उसे हम ले लेते हैं सपोज 2 इक्वेशन. तो ये वाला जो रेशियो है बी और सी का, जब वो डायरेक्ट कंबाइन करते हैं वो, और जब ये बी और सी के बीच में जो है ये वाला रेशियो है जो कि ए के फिक्स मास से कंबाइन करता है, ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या सिंपल होल नंबर मल्टीपल. ये इस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब मैं इसका स्पेसिफिक एग्जांपल बता रहा हूँ. हमने तीन एलिमेंट लिए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर. आराम से समझें, ध्यान से समझें. कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2. CO2 में कार्बन के 12 पार्ट्स और ऑक्सीजन के 32 पार्ट्स. सल्फर एंड ऑक्सीजन ऑल्सो कंबाइंस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड SO2. इसमें सल्फर का मास है 32 यानी 32 पार्ट्स और ऑक्सीजन के पार्ट है 32. इट मीन्स कार्बन एंड सल्फर सेपरेटली combines with the fixed mass of the oxygen, that is 32, to form two different compounds CO2 and SO2. अब इस पहले केस में कार्बन और सल्फर का रेशियो वो यहाँ पे देखें, रेशियो ऑफ masses of
कार्बन एंड सल्फर। तो यहाँ से हमें कार्बन का मिला 12 और यहाँ से मिला सल्फर का हमको 32। तो 12:32 रेशो आ गया 3:8, केस 1। अब कार्बन और सल्फर जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड एज कार्बन डाइसल्फाइड CS2। कार्बन का मास इसमें 12 और सल्फर का 64। तो व्हेन they two combine with each other directly, then what is the ratio? Let us see. 12:64, कार्बन का ये 12, सल्फर का ये 64, 12:64, तो सिंपल रेशो आता है 3:16। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं 3:8 रेशियो 3:16 और ये बन के आ जाता है 2:1 बाई मास is a simple whole number ratio between carbon and sulfur. वर्कशीट में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं मैंने, एक जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड का है, कोई दूसरा है, तो इसमें 3 ऑप्शन है, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन के कई वेरिएबल आंसर्स हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को कांस्टेंट रख के कार्बन और सल्फर का रेशियो निकाला है, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, सल्फर का मास कांस्टेंट करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकाल सकता है। वैसे ही कोई और बच्चा कार्बन के मास को कांस्टेंट रख के सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो निकाल सकता है। तो लेकिन बात क्या होनी चाहिए कि लास्ट में कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि जिस एलिमेंट का मास हमने फिक्स रखा है उसको छोड़ करके बाकी के 2 दूसरे एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में रेशियो दोनों बार या तो सेम आना चाहिए या सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए, तब ये लॉ प्रूफ होगा। नेक्स्ट लॉ इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ICSE वाले बच्चों ने 10th में भी इसे पढ़ा होगा। दिस लॉ वॉज गिवन बाई गे-लुसैक एंड इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द गैसेस, नॉट टू द सॉल्यूशंस, नॉट टू द लिक्विड, नॉट टू द सॉलिड्स। तो ये सब ये जो गे-लुसैक है, इसका जो लॉ है वो गैसेस के केस के लिए एप्लीकेबल है। नाउ द स्टेटमेंट इज दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर दे डू सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स which bear a simple whole number ratio to each other and to the volumes of products also if these are also gases, provided all volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure. इसको अगर मैं हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट करके बताऊं तो ये है कि गैसेस जब भी रिएक्ट करती हैं तो वो वॉल्यूम के टर्म में रिएक्ट करती हैं और उनके बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, और वो सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोडक्ट के साथ भी एप्लीकेबल है अगर वो प्रोडक्ट भी गैसेस हैं। बट ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल्यूम शुड बी डन एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन to form hydrogen chloride, and it has been observed that one volume of hydrogen react with one volume of chlorine to form 2 volume of hydrogen chloride. ये गैस होती है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, तो रेशियो बिकम्स 1:1:2। तो दिस इज रेशियो 1:1:2 बाई वॉल्यूम। ठीक है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हेबर्ट्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो रेशियो हो जाएगा 1:3:2 बाई वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। 11th क्लास में मेनली या ज़्यादातर गे-लुसैक्स के ऊपर न्यूमेरिकल कम आते हैं, डेफिनेशन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये हमारे 6 लॉज मेनली ख़त्म हो जाते हैं, 5 लॉज मेनली ख़त्म हो जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन 2, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन 3, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन 4 और गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम 5।
ये 5 मेन गैस लॉज हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन एंड दिस वाज द थ्योरी which gave us an idea about particulate nature of matter. वैसे तुम्हें मैं बता दूं, in the history और in the ये बता रहा हूँ मैं, एक बार फिर से ध्यान से सुने। In the philosophy it has been assumed that or it has been stated that in the older ages, in the ancient time, Indian history में महर्षि कनड थे जिन्होंने सबसे पहले पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया। उन्होंने कहा था, ये हिंदी में है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो परमाणु से बने हैं। इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें, इट मीन्स ऑल द मैटर इन द नेचर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। सेम टाइम में जब महर्षि कनड ने ये अपना डॉक्ट्राइन दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था, सेम टाइम में यूरोप के अंदर एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने भी सेम टाइम में यही कहा था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम्स। एटम एक वर्ड है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। उसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न टाइम्स में आकर के जॉन डाल्टन ने यूज़ किया और उसने एक अपने पॉइंट्स दिए मेन, जो उसने सोचा, एंड दैट इज़ नोन एज पॉपुलरली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये आप लोग को याद रखने हैं, बहुत बार 11th क्लास में ये पूछ लेते हैं। राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small particles which are indivisible and called as atoms. Second point states that atoms of same substance are identical in all respects, that is their size, their properties are same. और सही भी कह रहा था डाल्टन कि हाइड्रोजन के एटम सारे एक जैसे होते हैं, नाइट्रोजन के एटम एक जैसे होते हैं, गोल्ड के एटम एक जैसे होते हैं, ऐसा डाल्टन कहता है। Third point, atoms of different substances are different in all respect, like size and properties. और वो बात भी सही है कि गोल्ड का एटम सल्फर से डिफरेंट होगा, सल्फर का एटम ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन का एटम गोल्ड से डिफरेंट होगा, एंड सो। Fourth point says that atom is smallest particle that take part in chemical reaction. This is the smallest identity which individually participates in the chemical reaction to form new products. Fifth point says that atoms of different elements may combine with each other in a fixed simple whole number ratio to form compounds. Simple है, water में H2O है तो simple whole number ratio है 2:1। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 सिंपल होल नंबर रेशियो है 1:2। अमोनिया में रेशियो है 1:3, है कि नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 2:1:4। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। एंड लास्ट पॉइंट, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स according to John Dalton, atom is indestructible, means atom cannot be further broken down into much more simple substances. So these were the 6 main points or postulates of Dalton's atomic theory. But due to the advancement in the studies of science, study of physics, chemistry and other branches of science, it was revealed afterwards that atom is not indestructible. It is not indestructible. It is destructible. मीन्स एटम और छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर अलग अलग चीज़ें डेवलप की या आइडेंटिफाई की इन दी एटम। जैसे थॉमसन ने,
गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सब एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद में फिर जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसको चेंज किया गया, और जो चेंज करने के बाद थ्योरी बनी उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। दिस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कंसिस्ट ऑफ few points from the Dalton's atomic theory and few new points। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो एप्लीकेबल नहीं थे उनको चेंज कर दिया गया, और जो एप्लीकेबल थे उनको एज इट इज लिया गया। तो देयर आर 7 मेन पॉइंट्स ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लेट अस गो थ्रू इट। फर्स्ट, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। अभी मैंने कहा था कि वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ मच मोर स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स, लाइक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन होता है, गोल्डस्टीन ने बताया, न्यूट्रॉन होता है, चैडविक ने बताया। मीन्स एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल हैं, यही 3 नहीं, आजकल तो और भी बहुत सारे हैं। क्वार्क है, मीजोन है, बोजोन है, फर्मियोन है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। क्वार्क्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बी डिफरेंट। ऐसा देखा गया है, लाइक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के हैं, उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आ जाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सेम, भाई अलग अलग एलिमेंट के कुछ एटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कुछ हद तक सिमिलर भी हो, लाइक आइसोबार्स। 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। आर्गन और कैल्शियम दोनों के मास नंबर सेम है, तो हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज उनकी एक दूसरे से मैच करती हो, खासतौर पे फिजिकल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये डाल्टन थ्योरी से ही ले लिया गया, एज इट इज स्टिल ट्रू। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन। The atoms combine with each other to form compound which may or may not be simple। अब यह ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग एटम्स कंबाइन करें सिंपल रेशो में टू फॉर्म कंपाउंड, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सुक्रोज का। सुक्रोज मीन्स शुगर, चीनी। फॉर्मूला इज C12H22O11। तो इसमें रेशो क्या आ जाएगा, 12:22:11। दिस इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशो। आज के ज़माने में पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स में कोई सिंपल होल नंबर रेशो नहीं होता है, तो ऐसा भी है। 6 पॉइंट, एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये भी पॉसिबल है। आपने 10th में ही फिजिक्स में पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। एक एग्जांपल आपको याद दिला दूं कि न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम 235 के एटम पर जब न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होती है तो दैट यूरेनियम एटम चेंजेस इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। मीन्स 2 न्यू एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एटम ऑफ यूरेनियम। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। मीन्स 1 एटम चेंजेस इनटू अनदर बाय द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और फिजिक्स भी है, न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड 7th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर, द मास ऑफ एन एटम कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन by the famous relation E is equal to mc square, where E is energy, m is the mass which is converting into equivalent amount of energy, and whereas c is the speed of light, and the value is 3 into 10 to the power 8 meter per second। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर 2 मेन लॉज को कवर किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने शीट प्रोवाइड कर रखी है, उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। गे-लुसाक्स लॉ पे नहीं है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये हमने आपको डिटेल बता दिया है, इसको लर्न कर लीजिए, ये थ्योरी पोर्शन है। कल हम लोग चलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे हम लोग, और फिर एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशन। आईसीएसई वाले बच्चों के लिए एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। Okay, thank you.